प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में फिर से सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, फाइनली आपका टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का, तो सभी सब्जेक्ट का तैयारी में आप आशा करते हैं कि जुट गए होंगे। साथ में ऑनलाइन तैयारी करवाने के लिए अब हम लोग भी तैयार हैं। तो इसके साथ ही एक अति आवश्यक सूचना देना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक ऑफिशियल जेक के द्वारा कोई मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है, ठीक है, कि पैटर्न क्या रहेगा टर्म 2 का, यानी कि सब्जेक्टिव का। इतना तो कंफर्म है कि टर्म 2 ऑब्जेक्टिव हुआ है तो टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव यानी कि लिखित एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रहेगा जो एक एक नंबर का एक एक वाक्य में देना रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा जो 3-3 नंबर के रह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग में भी 4 से 5 नंबर में रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कि आपका एक क्लास 11th में के आधार पर अगर देखते हैं तो इसी में से आपका आ जाता है सबसे मेन सब्जेक्ट जो आपका है, यानी जो सबसे यानी फेवरेट सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो एक आपका भूगोल भी है। इसी के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे कि ये जो आपका फाइनली जो दिख रहा है, समझे, ये सारा का सारा आपका है सो टर्म 1 में नवंबर दिसंबर वाला ले चुका है। अब बात रही इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो इसी में से पता होगा कि ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, द्वितीय सार्वधिक परीक्षा पाठ्यक्रम मार्च अप्रैल, समझे, इसके अंतर्गत देखिए ये जो सारा चैप्टर जितना भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, लगभग ये सारे के सारे चैप्टर आपका टर्म 2 एग्ज़ाम इससे होगा। अब कहिएगा कि इसमें से जो आपका शुरुआती का जो 3 चैप्टर है, एक हुआ आपका महासागरीय जल, एक है आपका महासागरीय जल संचलन, एक है आपका पृथ्वी पर जीवन। तो ये तीनों चैप्टर आपका पहला बुक भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत से, यानी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से, और जो लास्ट का जो आपका 5 चैप्टर है जिसके अंतर्गत देख रहे होंगे भारत स्थिति और फिर आपका संरचना एवं भू आकृति विज्ञान तथा अपवाह तंत्र, जलवायु और मृदा, यह आपके सेकेंड बुक जो कि आपका भारत का भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड है। तो चलिए आज पहला चैप्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये पहला बुक का आपका है सो बिल्कुल है कि एनसीईआरटी का पहला बुक का जो भौतिक भूगोल का मूलभूत सिद्धांत है उसका लेसन नंबर 13 है आपका महासागरीय जल, यानी कि ओशियन वाटर। अब यहाँ पे आता है कि ओशियन वाटर के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला लेसन नंबर जो आपका 13 है महासागरीय जल, यानी कि ओशियन वाटर। तो सामान्य इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, महासागरीय जल कहने का मतलब है कि हमारा महासागर में जल का कितना प्रतिशत पाया जाएगा, यानी पृथ्वी पर जल का कितने भाग हैं और कितने स्थल का भाग है। तो अगर सामान्य इंट्रोडक्शन में अगर देखें, जनरल इंट्रोडक्शन में देखें, तो सभी को पता होगा कि पृथ्वी का जितना कुल क्षेत्रफल है उसमें से 71% भूभाग पर अगर देखते हैं तो जल पाया जाता है। शेष जो आपका है सो लगभग 29% भूभाग पर हमारा है सो स्थलखंड पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी के बाद अगर आगे देखते हैं तो बात किया है, चैप्टर का नाम है हमारा महासागरीय जल, यानी पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत पाया जाएगा। तो 71% भूभाग पर तो जल है। अब अगर इसको 71% भूभाग को अपने आप में अगर इसको 100 हम माने तो इसके आधार पर हमको क्या पता चलता है कि इसके आधार पर अगर देखते हैं तो 100% में से लगभग 97% जो जल है हमारा वो महासागर में है, जो कि लवणीय जल है। दूसरा अगर देखते हैं तो लगभग 2.5% है जो हिमनदी यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। लगभग अगर हम लोग देखते हैं तो इसी के अंतर्गत फिर हमको ये पता चलता है कि लगभग 2% जो जल है हमारा पीने योग्य है। शेष अगर देखते हैं तो लगभग याद रखिएगा कि हिमनदी और फिर है सो हिमटोपी के रूप में 2.5 पाया जाता है, जबकि खारा जल लगभग है सो 97% 25 है सो प्रतिशत के रूप में है सो मौजूद है। इसी में से अगर आगे देखते हैं तो हमको ये ज्ञात होता है, समझे, हमको अगला ये पता चलता है कि एक सवाल आपका आता है कि फिर जल चक्र क्या है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। देखो, जल चक्र में हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी स्थिति में हमको ये पता चलता है जल चक्र के अंदर कि मोटा मोटी वाटर साइकिल कैसे होगा सर। तो देखो, मान के चलो कि ये कोई हमारा एक बड़ा सा तालाब है, ये हमारा सूर्य रहा। तो किसी भी जलीय क्षेत्र पर जब सूर्य का किरण जब सीधा पड़ता है, समझे, जब सीधा पड़ने के पश्चात तो कोई भी जलीय क्षेत्र पर जब
सीधा सूर्य किरण पड़ने के पश्चात तो ये जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जब ये द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है तो बदलने के पश्चात जो बनता है उसको हम लोग संघनन कहते हैं। और जब यही संघनन अपना है सो स्वरूप चेंज करता है, एक निश्चित तापमान से जलवाष्प से जब पुनः ये छोटे छोटे जल बूंदों के रूप में बदल जाता है तो वो कन्वर्ट कहलाता है हमारा बादल। और जब बादल पूरी तरह से नमी युक्त हो जाता है, समझे, तो फिर ये अपना बूंदाबांदी के रूप में है सो वर्षा है सो शुरुआत होती है, जो कि धरातल पर गिरता है। जब धरातल पर पुनः ये गिरता है तो पुनः ये किसी जा कर के महासागर में नदियों के माध्यम से जाता है, महासागर में फिर पहुंच जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल आने की है सो इसी को है सो हम लोग जल चक्र के नाम से फिर जानते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर कहा जाए कि जल चक्र क्या होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जल चक्र अगर देखा जाए तो भौतिक रूपों के अंतर्गत तरल, गैस और ठोस में स्थल मंडल और जल मंडल में महाद्वीपों, महासागरीय, धरातलीय, भूमिगत अथवा वायुमंडल में आदि मध्य निरंतर प्रवाह को समझे आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार का हमारा जल चक्र कहलाता है। क्वेश्चन अगर आएगा में भी तो ये फिगर छाप दीजिएगा, किसी भी प्रकार के नंबर कटने का चांस है सो नहीं होगा। आगे अगर देखते हैं तो एक तो ये हो गया, अब आता है महासागरीय नितल का ऊंचा वज क्या है। जिस प्रकार से कुआं में हम लोग देखते हैं कि पानी जब सूख जाता है तो धरती दिखाई देने लगता है, धरातल, उसी प्रकार से महासागर के नीचे भी अनेक सारा ऊंचा वच, अनेक सारा स्थलाकृतियाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग धरातल के ऊपर देखते हैं तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, तो कहीं पे पठार है, कहीं पे खाइयाँ। उसी प्रकार से हमारे महासागर के नीचे भी हमारा कुछ न कुछ अलग प्रकार का नितल, आने के नीचे अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। उस आकृतियाँ को हम लोग याद रखिएगा कि 4 भागों में है सो बांटते हैं। 4 भाग कौन कौन सा है, तो 4 भाग में अगर देखते हैं तो पहला हमारा कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा गहरे समुद्र मैदान और चौथा हमारा महासागरीय गर्त। ठीक है। अब अगर इसी में से अगर हम लोग देखें टॉपिक वाइज देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है। अगर महाद्वीपीय मग्न तट का बात किया जाए तो महाद्वीप और महासागरों को मिलाने वाले महाद्वीपीय का महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न क्षेत्र हमारा महाद्वीपीय मग्न तट है। जैसे देखते हैं ना, जैसे अगर पुरी का बीच चले जाएं या फिर उड़ीसा में अगर चले जाएं या चेन्नई का बीच चले जाएं तो जो जल और स्थल को मिलाने वाला जो क्षेत्र होता है वही एक प्रकार का हमारा महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। चौड़ाई याद रखिएगा 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है सो पाया जाता है। अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं तो दूसरा हमारा इसी में से आता है हमारा कि महाद्वीपीय ढाल क्या है। अगर महाद्वीपीय ढाल देखते हैं तो देखो, ढाल कहने का मतलब है कि जो हमारा अचानक जो ढाल मिलता है, कहने का मतलब ये हुआ महाद्वीपीय मग्न तट एवं गहरे समुद्र मैदान के मध्य अत्यंत तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। गहराई याद रखिएगा कि 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच है सो पाया जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा स्थलाकृति मिलता है, उसको कहते हैं गहरे समुद्री मैदान। अब गहरे समुद्री मैदान क्या है, तो सागर तल के लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई में विशाल विस्तृत क्षेत्र वाले समुद्री मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, गहरे समुद्री मैदान के नाम से जाना जाता है। और महासागर के नीचे एक लगभग है सो 76% भूभाग पर हमारा महासागरीय मैदान का ही विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इसी में से देखते हैं तो फिर आता है महासागरीय गर्त, जिसको हम लोग खाई बोलते हैं। तो महासागरीय गर्त का मतलब वो महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा जो हमारा होता है वही हमारा महासागरीय गर्त कहलाता है। औसतन गहराई 3 से 5 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्लेट विवर्तन की जो क्रिया होती है अभिसरण क्रिया के द्वारा ऐसो लगभग ऐसो पाया जाता है। ठीक है। एनसीईआरटी में देखिएगा सब सारा सवाल आपका ऐसो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो आपका प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटिरोको है एवं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त के रूप में ऐसो जाना जाता है। ठीक है, ये रहा। तो देखिए बेसिक इंट्रो में केवल इतना याद रखना है कि महासागरीय जल में से पृथ्वी का कुल भूभाग में से 71% भूभाग पर हमारा क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का हमारा है सो अपने आप में अगर देखा जाए तो 71% भूभाग पर जल है, जबकि 29% भूभाग पर स्थल है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा नहीं, लेकिन वन लाइनर में लिखने के लिए दे दिया जा सकता है।
समझे। कहता है पहला सवाल है कि उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। अब बताइए, जलीय चक्र वाष्पीकरण होता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो वाष्पीकरण के बाद वर्षण होता है, संघनन होता है, लेकिन जल योजन नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका है सो ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है महाद्वीपीय ढाल का औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। अभी जस्ट बताए थे 200 से 2000 मीटर के बीच पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लघु उच्चवच आकृतियाँ नहीं है, तो बताओ। महासागरीय गंभीर मैदान, ये तो बड़ा आकृति है, अभी जस्ट बताया था लगभग 76% भूभाग पर है सो गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार है। उसके अलावा है लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। कितना पता होना चाहिए, 1000 ग्राम पर, जबकि महासागरीय जल का औसत लवणता आपका है सो 35 ग्राम है। याद रखना होगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, पता होगा कि ये हमारा आर्कटिक है, सबसे बड़ा है सो पैसिफिक ओशियन पाया जाता है। अब कहिएगा सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा सर जी। तो पहला सवाल यही आपसे कहा जा सकता है कि हमें पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यानी कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो देखो 2 लाइन में एकदम समान है। सबसे पहला है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन पाया जाता है। दूसरा इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भूभाग पर हमारा है सो जल का विस्तार है, इसलिए ऊपर के आकाश से जब सैटेलाइट से जब चित्र लिए जाते हैं तो पृथ्वी हमें है सो नीला ग्रह दिखाई देता है। साधारणतः सब भाषा में यही याद रखना। फिर है महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। देखो महाद्वीपीय सीमांत कहने का मतलब हो गया, अभी बताए थे कि महाद्वीपीय मग्न तट होता है, ढाल होता है, फिर गंभीर सागरीय मैदान होता है, महासागरीय गर्त होता है। तो लगभग ये जो हमारा होता है महासागर में सबसे एक छोटा सा छिछला भाग होता है। छिछला मतलब समझते होंगे, यानी जो लगभग उबड़ खाबड़ होता है, जिसका लगभग औसतन प्रवणता है सो 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। मतलब जो इसका ढाल होता है 1 डिग्री से भी कम होता है, लेकिन इसकी सीमा किनारा बहुत खड़े ढाल वाला होता है और ये अत्यंत तीव्र ढाल के साथ समाप्त हो जाता है। यही हमारा एक प्रकार का महाद्वीपीय सीमांत के नाम से ऐसो जाना जाता है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार से, विश्व के महासागरों का सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाएं। अभी जस्ट बताए थे। अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग प्रशांत महासागर में 32 है, अटलांटिक में 19 है, हिंद महासागर में 6 है। मेरियाना खाई कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है जो कि पैसिफिक ओशन में है। प्यूर्टो रिको कहाँ पे पाया जाता है, अटलांटिक का सबसे है। सुंडा गर्त आपका है सो हिंद महासागर का, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो फिर कहता है ताप प्रवणता हमारा एक प्रकार से क्या होता है। तो ताप प्रवणता कहने का मतलब हो गया कि वैसा स्थिति जब महासागर के नीचे जाने पर अचानक जल में तापमान में जब गिरावट आएगा। देखो परिभाषा वही है इसका। लगभग अगर देखते हैं तो समुद्र के तापमान सिलसिला गिरने की सतह लगभग 100 से 400 मीटर के नीचे के बाद प्रारंभ होता है, कई सौ मीटर के नीचे तक जाता है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती हो ताप प्रवणता के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ होता है, लगभग याद रखिएगा 200 मीटर के बाद होता है। यानी वह सीमा क्षेत्र, यानी महासागरीय जल का 200 मीटर वाला वह क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे हम क्या कहते हैं, ताप प्रवणता के नाम से उसे ऐसो जाना जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी 22 चैप्टर का है, बिल्कुल पूछेगा समुद्री जल का लवणता क्या है। तो याद रखिएगा, समझे, प्रति 1000 समुद्री जल में घुले हुए ठोस खनिज लवण में से जितना, समझे, जितना ठोस खनिज लवण में से, यानी प्रति 1000 समुद्री जल में से जितना ठोस खनिज लवण पाए जाएंगे वही हमारा है सो समुद्री जल का लवणता कहा जाएगा। और ये लगभग याद रखिएगा कि महासागरीय जल का औसत लवणता है सो 35 ग्राम है सो हमारा है सो होता है। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जल चक्र देखो पूछा जा सकता है, समझे। इसमें से जल चक्र में केवल इतना जरूर लिखिएगा कि जल चक्र प्राकृतिक के द्वारा होने वाला वह क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत जब सूर्य का किरण हमारे किसी भी जलीय क्षेत्र पर जब पड़ता है तो वह जलीय क्षेत्र तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलकर वाष्पीकरण के माध्यम से संघनन की प्रक्रिया के बाद बादल बन करके पुनः जब धरातल पर वर्षा के माध्यम से जब जल के बूंद रूप में जब हमारे यहाँ धरातल पर आता है तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। कोई एक आपको ना है सो फिगर दे दीजिएगा, काफ़ी है। फिर एक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महासागरों के तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो किसी भी महासागर में तापमान कम होगा या बेसी होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, तो सबसे पहला डिपेंड करता है वहाँ का अक्षांश, यानी कि जो लैटीट्यूड होता है।
आप लोग को पता होगा कि साल भर लगभग सूर्य का किरण भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सीधा पड़ता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो देखिएगा कि सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है, और जब सूर्यताप की मात्रा जब घटती जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि महासागर जल का तापमान भी घटता जाएगा। तो एक सबसे पहला कारक है अक्षांश। दूसरा स्थल और जल का असमान वितरण। पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं स्थल खंड का ज़्यादा विस्तार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में है सो जलीय क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा है। तो स्थल और जल का असमान वितरण भी एक प्रकार से हमारा है सो रहता है। दूसरा है सनातन पवने। सनातन पवने कहने का मतलब वो हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्षेत्र मान के चले गर्म पवने अगर बहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाएगा। अगर उस क्षेत्र से कोई ठंडा पवने गुजरेगा, ठंडा हवाएं गुजरेगी, तो उस जल का तापमान है सो फिर घट जाएगा। तो फिर वो आने की जो हमारा लोकल विंड होता है वो भी एक प्रकार का हमारा प्रभावित करता है। और लास्ट है महासागरीय धाराएं, यानी कि ओशियन करंट कैसे प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र से मान के चलिए जब महासागर में जब धारा जब बहता है, समझे, जब करंट पैदा होती है एक प्रकार से ओशियन करंट, तो किसी क्षेत्र में अगर मान के चलिए कि ध्रुव की तरफ तो ठंडा है और इक्वेटर की तरफ है सो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने आप में हमारा है सो गर्म एरिया है। तो अगर ये गर्म एरिया से अगर करंट अगर ठंडा एरिया में जाता है तो वहाँ का जल फिर पुनः बढ़ा देगा। तो ये याद रखिएगा, ये 4 प्रकार का बेसिकली आपका है सो, यानी कि एक आपका हो गया अक्षांश, स्थल और जल का समान वितरण, एक आपका है सो स्थानीय पवने, और दूसरा महासागरीय धाराएं। ये किसी भी जगह का है सो महासागरीय जल को तापमान को प्रभावित करती है। तो ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ सकते हैं। कुछ आपका है सो 2 से 3 नंबर में आ सकता है जो हम बताएं विशेष चर्चा, और 2 से 3 जल चक्र और महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाला कारक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सो पूछा जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगर अच्छा लगा होगा ठीक है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझे। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर आपका महासागरीय जल संचलन का जल्द वीडियो आएगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा।